एसआरएच वर्सेस राजस्थान और कौन सी टीम होगी एलिमिनेट, क्योंकि दोनों टीमें क्रिकेट तो अच्छी खेल के आई हैं। वैसे अगर आप देखो हर साल होता है कि जो तीसरे या चौथे नंबर पर टीमें आती हैं उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेली होती है, स्पेशली जो टीम चौथे नंबर पर आती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो एसआरएच की टीम शुरू में स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन लास्ट का जो फेज़ था उनका बहुत ही शानदार गया, लगातार उन्होंने मैचेस जीते। और दूसरी तरफ जो राजस्थान रॉयल्स की टीम थी शुरू में बहुत अच्छा खेली, बीच में एक ऐसा फेज आया जहां पर टीम थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी और फिर लास्ट में आके 2 मैचेस उन्होंने बैक टू बैक जीते और अपना क्वालिफिकेशन जो है वो श्योर शॉट किया, पक्का किया। और अब यहाँ पर दोनों टीमों के बीच मुकाबला होने वाला है। कौन सी टीम जीतने वाली है आपके हिसाब से, कौन सी टीम एलिमिनेट होने वाली है, कमेंट करके बताइए। हम इस वीडियो में दोनों टीमों का डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे हेड टू हेड, जैसे हमने कल के वीडियो में किया था। तो सबसे पहले अगर ओपनिंग की बात करें और राजस्थान रॉयल्स से शुरू करें तो वैभव सूर्यवंशी का एक ऐसा सीजन गया जो शायद लोग सोच तो रहे थे कि अच्छा होगा, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि इतना अच्छा सीज़न वैभव सूर्यवंशी का जा सकता है। हाँ, यहाँ पे बात ये हो सकती है कि थोड़ा बहुत हिट एंड मिस रहा, कुछ मैचेस में रन नहीं बने, उतना बड़े बड़े रन नहीं बने। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ आप देखो कि जो इम्पैक्ट रहा वैभव सूर्यवंशी का, जितने छक्के उन्होंने लगाए, और जब जब वैभव सूर्यवंशी ने अच्छा स्टार्ट दिया राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अच्छा ही किया है। और दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल, उनका थोड़ा सा ज़रूर आप कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड था उससे नीचे रहा। और अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम स्ट्रगल कर रही थी तो उसमें यशस्वी जायसवाल का वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ना देना। देखो 2 प्लेयर हैं, दोनों में से आप यशस्वी जायसवाल से ज़्यादा कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट करते हैं और वैभव सूर्यवंशी से आप ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बैटिंग जो है वो आप एक्सपेक्ट करते हैं। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चलता और ये दोनों अगर बेस्ट ओपनिंग प्लेयर होते इस आईपीएल की, तो डेफिनेटली जो कुछ मैचेस राजस्थान रॉयल्स की टीम हार गई वो भी शायद इनकी तरफ जा सकते थे। लेकिन अभी इस नॉकआउट स्टेज में आके क्या ये दोनों उस तरह की परफॉर्मेंस कर सकते हैं जैसी इनसे एक्सपेक्ट की जाती है? शायद कर सकते हैं, क्योंकि यशस्वी जायसवाल के पास भी अब अच्छा एक्सपीरियंस है। आईपीएल खेल रहे हैं कुछ सालों से, इंटरनेशनल क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने जिस तरह से किया है, तो बड़े स्टेज से मुझे नहीं लगता है कि उनको ऐसा घबराने वाली बात होगी। शायद वैभव सूर्यवंशी के लिए हो सकती है, क्योंकि बड़े स्टेज पर पहली बार वो खेल रहे होंगे। हालांकि अंडर-19 वर्ल्ड कप वगैरह वो सब चीज़ें खेल के आए हैं, लेकिन आईपीएल का एक एलिमिनेटर का मैच, नॉकआउट गेम, थोड़ा हाई प्रेशर गेम तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कंपैरिजन करो अभिषेक शर्मा, तो अभिषेक शर्मा ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप जो लोग कह रहे थे कि यार ये तो ख़त्म है, वो फ्लूक था जो अभिषेक शर्मा ने 1-2 साल कर दिया T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, दोबारा से वैसा नहीं होने वाला है। लेकिन अभिषेक शर्मा ने दोबारा से उन सबको गलत साबित किया जो लोग ये कहते हैं कि यार आप बहुत ज़्यादा अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट नहीं खेल सकते, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क क्रिकेट नहीं खेल सकते। लेकिन ये बात बार बार प्रूव हो रही है कि आपको अगर T20 क्रिकेट खेलनी है और T20 क्रिकेट में कुछ अलग करना है तो आपको हाई रिस्क क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी आपको लेके आनी है। विद हाई रिस्क क्रिकेट आप कंसिस्टेंसी लेके आइए, उससे बेटर कुछ नहीं होगा। लेकिन आप कंसिस्टेंसी के नाम पे अपना स्ट्राइक रेट जो है वो 130 तक ले जाएं, ये फिर आपकी टीम को नुकसान करता है। या आपने बहुत सारे प्लेयर्स के साथ, बहुत सारी टीमों के साथ देखा है। दूसरी तरफ ट्रेविस हेड, तो ट्रेविस हेड शुरू में रन नहीं बन रहे थे, लेकिन बाद में ट्रेविस हेड की फॉर्म थोड़ी अच्छी लगी। और ट्रेविस हेड इज समवन जो इस तरह के मैचेस का इंतज़ार करता है। लेकिन यहाँ पर जो मैचअप रहने वाला है सामने, क्योंकि लास्ट ईयर भी जब ये टीम नॉकआउट में आई थी तो मिचेल स्टार्क ने अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के जिस तरह से डंडे निकाले थे, तो आई थिंक जोफ्रा आर्चर की फॉर्म ओवरऑल मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत कंसिस्टेंट रही है, लगातार उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन ऑन इस डे जो है वो उन्होंने बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया है। और अगर मान लीजिए जोफ्रा आर्चर इनके खिलाफ गेंदबाजी करते हैं तो राउंड द विकेट आके अगर बाहर लेके जा सकते हैं गेंद को, भाई साहब वो सबसे बेहतरीन सीन होगा, सबसे ज़्यादा मुश्किल पैदा करेंगे इन दोनों बल्लेबाजों के लिए। देखो अगर ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे जोफ्रा आर्चर तो यहाँ से तो बाहर बाहर जाती रहेगी, शायद विकेट नहीं मिलेगा, हो सकता है कि मिस आउट कर जाए, गेंदें बल्ले में ना लगे, इकोनॉमिकल ओवर चला जाए। लेकिन अगर इन दोनों को आउट करना है तो जोफ्रा आर्चर को राउंड द विकेट आकर के वहाँ से एंगल अंदर और गेंद बाहर की तरफ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक एरिया है जहाँ पर ये दोनों बल्लेबाज थोड़ा बहुत मुश्किल में आते हैं। सिमिलरली नांद्रे बर्गर के पास भी वो क्वालिटी है कि अच्छा टिप्पा हिट करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो है वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रही और थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर
रहे थे और गेंद उस तरह से चला भी नहीं है। और ये न्यू चंडीगढ़ का जो मैदान है, यहाँ पर थोड़ा बहुत फास्ट बॉलिंग को भी मदद मिल सकती है और साथ में बल्लेबाजी के लिए तो अच्छा विकेट होता ही है, बड़ा ग्राउंड है। तो ओपनिंग का अगर आप कंपैरिजन करें ना दोनों टीमों के बीच, तो ये नेक टू नेक है। या चूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है कि आप कौन से ओपनिंग पेयर की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि इम्पैक्ट टू इम्पैक्ट कंपैरिजन करें तो अभिषेक शर्मा वर्सेस वैभव सूर्यवंशी बनता है। जयसवाल का थोड़ा सा डल सा सीजन गया है, सिमिलरली ट्रेविस हेड का भी गया है, बट ट्रेविस हेड मुझे लगता है कि बड़े मैच में, बड़े ओकेजन्स पर वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है जो शायद लोग उम्मीद नहीं कर रहे होते हैं। तो आई थिंक अगर मार्जिनल एज देना हो तो फिर मैं एसआरएच की टीम को दूंगा यहाँ पर। उसके बाद नंबर 3 पर ध्रुव जोरेल हैं, दूसरी तरफ ईशान किशन है। अब ईशान किशन का सीजन ना ऐसा गया है जो शायद बात नहीं हो रही है, बट आई थिंक अगर बेस्ट नंबर 3 अक्रॉस ऑल द टीम्स अगर आप चुनने जाएं इस आईपीएल में, तो ईशान किशन का सीजन वैसा गया है। ओकेजन्स पर रन बनाए हैं, कंसिस्टेंट भी रहे हैं, और शायद कई बार वो 30-40 रन के कंट्रीब्यूशन टी20 क्रिकेट में आप उतना नोटिस नहीं करते, बट 30-40 रन के कंट्रीब्यूशंस भी टी20 क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इस टीम को उन्होंने लीड भी किया था शुरू में, उनकी कप्तानी में भी टीम अच्छी चल रही थी, फिर बाद में आके पैट कमिंस उस चीज़ को आगे ही लेके गए, वो अच्छा हुआ। बट आई थिंक जब से उनकी वापसी हुई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से लेके फिर टी20 वर्ल्ड कप यहाँ तक, ईशान किशन ये वर्जन 2.0 कह लो, 3.0 कह लो, जो भी कह लो, ये एक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर के रूप में इमर्ज हुए हैं। उसके बाद नंबर 4 पर एक तरफ रियान पराग हैं, दूसरी तरफ हेनरिच क्लासन है। तो यहाँ भी आपको हेनरिच क्लासन की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हेनरिच क्लासन ने इस बार अलग ही कारनामा किया है। नंबर 4 का प्लेयर जो है वो ऑरेंज कैप के लिए compete कर रहा है, विद दैट इम्पैक्ट, स्ट्राइक रेट, रन सब कुछ बन रहे हैं। तो ईशान किशन हो, हेनरिच क्लासन हो, मिडिल ऑर्डर या नंबर 3 और नंबर 4 अगर आप देखो तो वो भी एसआरएच की तरफ जाता है। इन टोटल अभी तक जो हमने बात की है उसमें बल्लेबाजी एसआरएच की भारी दिख रही है आरआर की टीम के ऊपर। उसके बाद आप आ जाइए लोअर मिडिल ऑर्डर में। अगर आप बात पहले आरआर की टीम की करो तो इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। कभी पहले सिमरन हेटमायर खेल रहे थे, अभी क्या है सनाका खेल रहे हैं, डनवन फरेरा खेल रहे हैं। 2 तो अच्छे बल्लेबाज हैं कम से कम इनके पास, जिन पर भरोसा भी कर सकते हैं। शुभम दुबे ने भी कुछ अच्छी पारियां खेली हैं। अगर दूसरी तरफ अगर आप जाओ तो नीतीश कुमार रेड्डी की परफॉर्मेंस बल्ले के साथ ठीक रही है, कन्विंसिंग है मेरे हिसाब से। फिर सलिल अरोरा, आर स्मरण, अनिकेत वर्मा, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। अगर आप 4-5-6 का कंपैरिजन प्योरली करो तो यहाँ पर शायद आप एज दे सकते हो कि राजस्थान रॉयल्स की टीम के पास आज की डेट में जो है वो थोड़ा सा बेटर बल्लेबाजी है लोअर मिडिल ऑर्डर में। लेकिन अगर आप वैसे देखो इन टोटल इन जनरल अगर आप देखो तो आई थिंक यही वीक पॉइंट है दोनों टीमों के लिए कि जल्दी 2-3 विकेट अगर आप निकालिए और लोअर मिडिल ऑर्डर में जाइए तो शायद आरआर की टीम तो थोड़ा बहुत संभाल ले, क्योंकि कुछ बल्लेबाज हैं जैसे पिछले मैच में भी संभाल लिया था जल्दी विकेट निकलने के बाद। लेकिन एसआरएच की टीम शायद उनके लिए नीतीश कुमार रेड्डी के बाद बल्लेबाजी जो है वो सिर्फ फिर पैट कमिंस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है कि वो कितनी बल्लेबाजी कर सकते हैं। और नीचे डाउन द ऑर्डर अगर देखो तो पैट कमिंस भी हैं, शिवांग कुमार भी हैं, सिमिलरली इधर भी है जडेजा हैं उनके पास, जोफ्रा आर्चर ने पिछले मैच में जिस तरह से बल्लेबाजी की। तो यहाँ पर लोअर मिडिल ऑर्डर में शायद थोड़ा सा एडवांटेज आप आरआर की टीम को दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी भी, कि आरआर के पास ज़्यादा नंबर ऑफ बल्लेबाज हैं। प्लस आप ये भी देखिए कि जो इंटरनेशनल बैट्समैन हैं जो फिनिशर का काम कर सकते हैं, लाइक सनाखा हो गया, फरेरा हो गया, फिर शुभम दुबे हो गए। शुभम दुबे इंटरनेशनल नहीं, बट 2 कम से कम उनके पास इंटरनेशनल प्रूवन प्लेयर हैं। इधर आपके पास नहीं है, यंग इंडियन प्लेयर हैं, टैलेंट है, बात हो सकती है हर चीज़ की, लेकिन शायद आप अगर हेड टू हेड कंपैरिजन में जाएंगे तो आपको एडवांटेज जो है वो आरआर की टीम को देना पड़ेगा। देन फिर आ जाइए फास्ट बॉलिंग के ऊपर, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहने वाला है गेम का। और फास्ट बॉलिंग यानी ओवरऑल बॉलिंग पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम ये वाला मुकाबला जीतने वाली है। तो पहले अगर बात आप आरआर की टीम की करें तो जोफ्रा आर्चर, नांद्रेबर्गर की वापसी हो गई, फिर तुषार देशपांडे, फिर ब्रजेश शर्मा। कॉम्बिनेशन देखो इनके बहुत सारे चेंज होते रहे हैं, बट आई थिंक लास्ट मैच जो कॉम्बिनेशन इन्होंने खिलाया यही कॉम्बिनेशन इनका खेलने वाला है। बीच में संदीप शर्मा को भी खिलाया या और भी फास्ट बॉलर्स इन्होंने जो है वो ट्राई आउट किए, सुशांत को भी एक मैच खिलाया था। बट आई थिंक जोफ्रा नांद्रे ओपनिंग पेयर, अगर नांद्रे की गेंदबाजी अच्छी हो रही है तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग पेयर मैं लगातार कहता रहा हूँ। बट नांद्रे थोड़ा स्ट्रगल करते रहे इस सीजन, इस वजह से थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है उनकी गेंदबाजी को लेकर के। बट ऑन पेपर अगर आप जाएं तो ये अच्छा ओपनिंग पेयर है। बॉलिंग दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट अच्छा करते हैं, जिस पेस पर हिट करते हैं और जिस तरह की कंडीशंस रहेंगी शायद आर्चर और नांद्रेबर्गर दोनों को ये कंडीशन सूट कर सकती हैं। हिट द डेक गेंदबाजी करेंगे जिस पेस पर आके हिट करते हैं और थोड़ा बहुत मूवमेंट अगर मिलती है तो अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है। फिर तुषार देशपांडे, इनका थोड़ा सा मिडलिंग सा सीज़न आप कह सकते हैं अगर सीज़न की भी देखें और वैसे भी इन टोटल देखें
कभी कभी आपको अच्छे क्रूशल विकेट्स भी निकाल के दे देते हैं, इकोनॉमिकल ओवर भी डाल देते हैं, बट बहुत रिलायबल फास्ट बॉलर की कैटेगरी में तो कम से कम नहीं आते। ब्रजेश ने जरूर इंप्रेस किया इस सीज़न, उनका जो सीज़न है वो बहुत शानदार रहा है, क्योंकि डिफ़िकल्ट ओवर डालने हों या बीच में आके सरप्राइज़ करना हो, विकेट निकालने हो, तो हर तरह से उन्होंने इंप्रेस किया। स्पेशली जिस तरह की उनकी डिसेप्टिव स्लोअर वंस रही है, फास्टर वन से भी जो है वो सरप्राइज़ करते हैं, कभी बाउंसर से कभी यॉर्कर से, तो वो सब क्वालिटीज़ उन्होंने दिखाई हैं कि ही इज़ अ गुड T20 बॉलर जो पहला सीज़न खेल रहा था, जिसको देख के ये कभी लगा नहीं कि अपना पहला सीज़न खेल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सालों से IPL खेल रहा है और बहुत मजे हुए गेंदबाज की तरह उन्होंने गेंदबाजी की है। दूसरी तरफ पैट कमिंस हैं, एहसान मलिंगा हैं, साकिब ने बहुत इंप्रेस किया है इस सीज़न जिस तरह उन्होंने गेंदबाजी की है, और मैं समझता हूँ कि इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साइन है, स्पेशली साकिब ने आके जिस तरह से गेंदबाजी की है। दोनों तरफ है, इधर आप देखो तो ब्रजेश शर्मा है, उधर साकिब है, सिमिलर काइंड ऑफ बॉलिंग कह सकते हैं। साकिब के पास थोड़ा सा पेस एक्स्ट्रा है, वही एक चीज़ है, एंड प्रफुल्ल हिंगे न्यू बॉल जिस तरह से उन्होंने की है, तो उनका भी है कि एक ये फेज़ होता है किसी भी प्लेयर के लिए ना, जब पहले सीज़न आप आते हैं कई बार आपको बहुत हाई देखने को मिल जाता है और फिर आप लो भी देखते हैं, बट मैं समझता हूँ कि ये जो एक फेज़ होता है ना, ये जो सीज़न है, चाहे वो साकिब हो, चाहे वो प्रफुल्ल हो, चाहे वो इधर ब्रजेश हो, चाहे और कोई भी फास्ट बॉलर हो जो अपना पहला सीज़न खेल रहा है, ये उसके लिए ना बहुत अच्छा लर्निंग कर्व भी है, क्योंकि यहाँ पर वो क्रिकेट में समझता है कि जो टॉप लेवल क्रिकेट होती है वहाँ पर कैसे चीज़ें ऊपर नीचे भी होती हैं, कि हर दिन आपके लिए अच्छा नहीं होगा, और जब चैलेंजेस आपके सामने आते हैं तो आप वापसी कैसे करते हैं। तो प्रफुल्ल का ये हुआ कि शुरू में तो आपको सब कुछ मिल गया पहले ही मैच में, फिर बाद में आपको पहले 2 ओवर में पिटाई हो गई, 1 ओवर में पिटाई हो गई, बट प्रफुल्ल ने सिमिलर मैच में जो है वो वापसी भी अच्छी करके दिखाई है, बाद में आके अच्छी और कर एग्जीक्यूट करके दिखाई, अच्छा जो है वो ओवर उन्होंने डाल के दिखा दिया। सो बेसिकली ये बात होती है टेम्परामेंट की, है ना, तो टेम्परामेंट उन्होंने मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा दिखाया है कि वो वापस आ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, और यही एटीट्यूड एक्चुअली चाहिए होता है आपको टॉप लेवल पर क्रिकेट खेलने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर हेड टू हेड कंपैरिजन में जाएं तो इधर एक वोट आपको नीतीश कुमार रेड्डी का भी डालना पड़ेगा, क्योंकि वो भी फास्ट बॉलिंग कर सकते हैं और करते हैं। इस सीज़न उन्होंने अपनी गेंदबाजी से काफ़ी इंप्रेस किया है सबको। शायद नंबर्स ये नहीं बताएंगे कि उनकी गेंदबाजी में कितना इंप्रूवमेंट हो गया है, वो शायद आप जब उनको इंडिया के लिए खेलते हुए देखेंगे, माइट बी इन रेड बॉल क्रिकेट, तो आपको अंदाजा होगा कि नीतीश कुमार रेड्डी की गेंदबाजी जो है वो कितनी इंप्रूव हो चुकी है और कितना वैल्यूएबल हो सकती है इंडियन क्रिकेट के लिए आने वाले टाइम में। और इन टोटल अगर आप कंपैरिजन करने जाएं तो आपको SRH की फास्ट बॉलिंग को वोट करना पड़ेगा थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ फास्ट बॉलर्स भी हैं, ओवरऑल एक्सपीरियंस और इंटरनेशनल क्वालिटी भी इनके पास ज़्यादा है, और यंग जो इंडियन फास्ट बॉलर्स हैं उनका एटीट्यूड और जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं वो फैक्टर भी आपको इन करने ही पड़ेंगे। फिर नीतीश कुमार रेड्डी की गेंदबाजी भी है, तो फास्ट बॉलिंग तो उधर आपको वोट देना पड़ेगा। बट स्पिन बॉलिंग में अगर आप जाएं तो इधर यशराज पुंजा और रवि बिश्नोई में से एक खेलेगा, तो कोई भी आप एक लेग स्पिनर पिक कर लीजिए। दोनों ने इंप्रेस किया है। रवि बिश्नोई शुरू में अच्छा कर रहे थे, बाद में फिर उनको उतने मौके भी नहीं मिले और परफॉर्मेंस भी नहीं हुई, लेकिन यशराज पुंजा सीरियसली इंप्रेस किया है उन्होंने, क्योंकि जो हाइट उनके पास है और जिस एंगल पे बॉल रिलीज करते हैं, टर्न भी कराते हैं और बाकी वेरिएशंस भी अपनी गेंदबाजी में लेके आते हैं, उनके लिए भी पहला सीजन है। तो वही चीज़ जो मैं बोल रहा था ना कि फास्ट बॉलर के लिए लर्निंग कर्व बहुत अच्छा रहता है, तो उनके लिए भी है सिमिलरली। बट बड़े मैच में क्या उनको खिलाया जाएगा या रवि बिश्नोई को खिलाया जाएगा, किसी को भी खिलाएं, बट आई थिंक स्पिन बॉलिंग जो है वो आरआर की टीम की बेटर नजर आएगी, क्योंकि इधर रविंद्र जडेजा भी हैं और रवि बिश्नोई भी हैं, प्लस रियान पराग भी ऑफ स्पिन डाल देंगे, डेनवन फरेरा भी ऑफ स्पिन डाल देंगे। ये सब लग्जरी जो है वो SRH की टीम के पास नहीं है। SRH में आपको मेनली जो है वो फास्ट बॉलर्स ही दिखेंगे। और शिवांग कुमार, शायद उनके बारे में भी एक चीज़ है कि नंबर्स ये बिल्कुल नहीं बता रहे कि शिवांग कुमार ने कैसी गेंदबाजी की है, क्या किया है, बट शिवांग कुमार की इंपॉर्टेंस इस SRH की टीम में काफ़ी रही है। जब से वो आए हैं तब से एक स्टेबिलिटी सी मिल गई है। देखो आप पहले जब वो नहीं खेलते थे तो मिडिल ओवर्स में उनके स्पिनर्स आके बहुत ज़्यादा रन्स लीक कर देते थे, मतलब 4 ओवर में 50 रन दे दिए, 55 रन दे दिए, बड़ा यूजुअल था कि 45-50 रन उनका स्पिनर दे ही देता था। बट शिवांग ने एक चीज़ कंट्रोल की है कि जो रन दे रहे हैं वो 40 के अंदर रहता है, 35, 30, 28, 32, 36 इस तरह से रहते हैं, इससे ज़्यादा रन नहीं देते। विकेट्स भी उतने ज़्यादा उन्होंने नहीं लिए, लेकिन इनकी फास्ट बॉलिंग है कि विकेट्स निकाल देती है, तो उतना इनको फ़र्क पड़ता नहीं है। जो एक चीज़ मिसिंग है इनके पास वो है कि विकेट टेकिंग स्पिनर। शिवांग ने अच्छी गेंदबाजी की है, इकोनॉमिकल रहे हैं, बट नंबर ऑफ विकेट्स उतना उनको नहीं मिले हैं, जो कि आपको आंकड़ों में भी दिखेगा। तो ये इस वजह से SRH की स्पिन बॉलिंग थोड़ी सी आप कमज़ोर कह सकते हैं। बट आई थिंक अगर ओवरऑल टीम टू टीम कंपैरिजन करें तो SRH को मार्जिनल एज जरूर रहेगा, क्योंकि SRH की टीम अच्छी फॉर्म में भी है, गेंदबाजी
गेंदबाजी बल्लेबाजी सब कुछ उनका बहुत अच्छे सिंक में दिख रहा है, लगातार मैचेस जीत के आ रहे हैं। और दूसरी तरफ आरआर की टीम स्ट्रगल कर रही थी, बट आई थिंक आरआर की टीम compete कर सकती है। और जिस तरह से उन्होंने लास्ट मैचेस जीते हैं 2, तो उसके बाद एक बिलीव थोड़ा सा अलग तरह का हो सकता है आरआर के कैंप में। रियान पराग ने कप्तानी भी अच्छी की है, तो वो भी एक फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। बट कप्तानी सिर्फ रियान पराग की बात नहीं है, दूसरी तरफ तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन पैट कमिंस भी हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप फैक्टर इन करें तो मेरे हिसाब से एसआरएच को वोट जाता है। आपके हिसाब से कौन सी टीम फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए, कमेंट करके बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।